हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम सब पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में सीओ बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिए थे, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बातें आई थी। अगर ईथर के दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो तो ऐसे में लेस हिंड्रेंस मतलब SN2 रिएक्शन काम करते थे। अगर ईथर के कोई एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हो तो ऐसे में SN1 पर काम करते थे और SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होती थी और आयोडाइड ग्रुप उसी कार्बोकैटायन से जाके जुड़ती थी जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाई थी, अधिक थी। और तीसरा पढ़े कि अगर किसी भी कंपाउंड में, ईथर के कंपाउंड में कोई एक एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री तो ऐसे में सॉल्वेंट काम करता था। ये 100% सॉल्वेंट पर ही डिपेंड थे। ये सॉल्वेंट जो था, अगर पोलर प्रोटिक था तो SN1 रिएक्शन काम करती थी और ऐसे में कार्बोकैटायन का तो फॉर्मेशन होती है। और जब SN2 थी, जब पोलर एप्रोटिक हो सॉल्वेंट तो ऐसे में SN2 रिएक्शन काम करती थी। और SN2 में आपको पता है लेस हिंड्रेंस वाले कार्बन से ही जाके आयोडीन ग्रुप या आयोडाइड ग्रुप जुड़ता था। तो ये तो पढ़े पहले वाले वीडियो में। अब उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज भी सीओ बॉन्ड को ही क्लीवेज करेंगे, लेकिन एराइल ग्रुप में। तो चलिए, हम सब जो देख रहे हैं एक बहुत सुंदर खूबसूरत सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर। तो अब आते हैं एराइल ग्रुप की बात करते हैं। चलिए, एराइल ग्रुप। अब एराइल ग्रुप की अभिक्रिया जो कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, हम पहले ही बताए थे हाइड्रोजन अम्ल जो होती है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब यहां पर थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, यही है एराइल ग्रुप। अब एराइल ग्रुप का ईथर की बात करते हैं तो इसका नाम या तो आप एनिसोल लिखिए या तो आप लिख सकते हैं मेथाइल फेनाइल ईथर। मेथाइल फेनाइल ईथर। देखिए, अब यहां पर चलते हैं, इसको हमको कराना है HI के साथ रिएक्शन। तो पहले मैंने आपको बता भी दिया कि जब इस तरह के रिएक्शन आवे, डाउट रहे, तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट मैकेनिज्म पर खुद पढ़िए। जितना देरी में अपना रिएक्शन को सोचिएगा उतना देरी में मैकेनिज्म के द्वारा आप निकाल लीजिएगा। बहुत आसान है और थोड़ी सी दिमाग तो लगानी है। जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक ऑर्गेनिक आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इस लॉकडाउन की अवधि में आज एक चैप्टर खत्म होने वाला है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2nd चैप्टर। तो आप लोग से अनुरोध पहले मैंने भी किया, यही किया था कि अब चैप्टर खत्म हो रही है तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। NCERT क्वेश्चन बनाइएगा, आपको फायदा होगी। और अगर क्वेश्चन नहीं बनती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालिए। जब टोटल लड़के का एक जगह आ जाएगी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन को एब्जॉर्व करके एक दिन उसका क्लास दे दूंगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो क्वेश्चन की ही रहेगी, रिवीजन की ही रहेगी। तो अभी आज जो क्लास होने जा रही है ना, ये लास्ट क्लास है ईथर के प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद ईथर के प्रॉपर्टीज का मतलब कि चैप्टर समाप्त, एंड हो गई। अब यहां पर देखते हैं कि जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं HI के साथ तो इसके मैकेनिज्म से हम बात करेंगे। चलिए यहीं पर चलते हैं, मैकेनिज्म।
करना आसान है जो। ध्यान देना ए ही है एनिसोल। अब एनिसोल को HI के साथ अभी क्रिया कराना है। HI देता क्या है तो H+ देता है। H+ अटैक करेगा किस पे तो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया तो इस तरह का कंपाउंड बन गया। देख लीजिए यहां पर O, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर प्लस। ये जाके जुड़ा, इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये कंपाउंड जो हुआ क्या कि मोर अस्टेबल, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, लेस अस्टेबल, बहुत कम अस्टेबल है। देखिए इसके बेचारा ऑक्सीजन जो है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होने के कारण क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन दे के बेचारा अपने आप में कमी हो गई, तो कुछ हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर होती क्या है जो हम बात करते हैं। चलिए अब इसको चाहिए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, तो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो मिलेगा किधर से इलेक्ट्रॉन, बात करिए। तो यहां पर ध्यान देना, अगर इस साइड से हम देते हैं तो इधर जो हमको बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है वो भी अनस्टेबल है। अगर इस साइड से देते हैं तो ये भी अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। बात ये हमको तो चाहिए। अब यहां पर एक बात और करते हैं कि ये बॉन्ड तो कभी भी दे ही नहीं सकता, ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता है तो सुन लीजिए, ये रिंग के कारण ये पार्शियल पाई बॉन्ड है। पार्शियल कौन सी है, पार्शियल पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड है तो ये तो स्टेबल का बॉन्ड है। अब स्टेबल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो जब भी टूटेगा तो कौन टूटेगा, ये। अब ये टूटा ऑक्सीजन पे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां से जो आयोडीन बचा हुआ था, ये आयोडीन क्या किया, यहां पर SN2 रिएक्शन काम कर गया। SN2 किया ना कि एक तरफ से ये टूट के बाहर निकल रहा है, तो एक तरफ से ये क्या कर रहा है, इससे जाके जुड़ रहा। तो जब जुड़ा तो देखिए तो CH3I आ गया, हो गया CH3I, लेस हिंड्रेंस वाला से जाके जुड़ रहा है। और आगे जब बात करते हैं तो हमको जो कंपाउंड बचा यहाँ पे वो फिनॉल। देखिए तो यहाँ पर फिनॉल बचा, तो यहाँ पर जो हमको कंपाउंड मिलने वाला है वो CH3 और फिर जो मिल रहा है वो फिनॉल। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि ये है मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल आयोडाइड, और ये है फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल। देखिए मैकेनिज्म से किए तो हमको तुरंत बन गया। अगर डायरेक्ट रिएक्शन से बात करते तो आपको सोचना पड़ता, हमको नहीं सोचना पड़ता, आपको सोचना पड़ता। आयोडीन इससे जोड़े, इससे जोड़े। अगर आपको थोड़ी सी दिमाग लगा लेते कि नहीं ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकती क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, रिंग के कारण रेजोनेंस हो रही, तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो टूटेगी नहीं। जब भी टूटेगी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या हुआ कि अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, मिथाइल ग्रुप जो है आयोडीन को लेकर भाग गया। क्या आपको दिक्कत है? तो इस तरह से हम इसका रिएक्शन भी कराते हैं। और जब ध्यान देना है कि एनिसोल को HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेथाइल आयोडाइड और फिनॉल का भी निर्माण होती है। अगर स्टेटमेंट की बात आ जाए तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि जब एनिसोल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथाइल आयोडाइड का निर्माण होती है या फेनॉल का निर्माण होती है। अब बताइए फेनॉल का निर्माण अगर कोई पूछ दे तो एक विधि ये भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अभी जो मैंने पढ़ा वो HI लिमिट लिए थे HI। अब जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस मात्रा में HI को लेना है। चलिए ध्यान, विथ एक्सेस HI। अब एक्सेस HI के साथ कराएंगे तो एक थोड़ी सी बात को आप ध्यान देना, ईथर के साथ कराएंगे तो कि जब तक वो पूरा रिएक्शन ना कर जाए तब तक वो HI के साथ अभिक्रिया करते रहेगा। अब इसमें क्या है कि अगर पहले करवाए थे
कोई भी ईथर को, एल्काइल ग्रुप के ईथर को HI के साथ रिएक्शन, तो हमको अल्कोहल तो बनता था, एक ये हेलोएरिन बनता था, हेलो एल्केन बनता था, एल्किल हैलाइड। अब अल्कोहल भी HI के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ध्यान देनी है, ये है ROR डैश, थ्योरी लगाएंगे पहले वाला। अब यहाँ पर HI जो है वो एक्सेस में है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, HI को चाहिए है एक्सेस में है। जब एक्सेस में है, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में, तो ये जो कंपाउंड बनती है ना, सबसे पहले देखिए RI प्लस R डैश I प्लस H2O बनती है। कोई कहता है इसका मैकेनिज्म की बात करता है, तो मैकेनिज्म मैं देता हूं, देख लीजिए, ध्यान देनी है थोड़ी सी। आप पीछे जो पढ़े हैं उसी को ध्यान देना है। पीछे कल का जो वीडियो पढ़े उसमें पढ़े क्या कि जब ROR डैश, अब इसको पहले HI के साथ अभिक्रिया करो। अब यहां पर डिपेंड करता है कि R और R डैश इक्वल है कि अनइक्वल है, तो ये तो थ्योरी पर डिपेंड है। अगर इक्वल है तो किसी के साथ भी आयोडीन जाके जुड़ जाएगा, अनइक्वल है तो लेस एस्टेरेंस वाला के जाके साथ जुड़ेगा। सबका एग्जांपल दे के हम समझाएंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए, जब एक बार इसको साथ किया तो ये बना RI, क्या कल वाला हम बता रहे हैं, अब प्लस ROH, क्या हुआ, यहां से H जो है जाके इससे जुड़ा, समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। H प्लस ये दे रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके जुड़ा, फिर क्या किया कि इस पे ये अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। अब अनस्टेबल होने के कारण या तो ये बॉन्ड या तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे। अब ये बॉन्ड इधर तोड़ के दिए तो ये आयोडीन के साथ बाहर निकल गया, बाकी बच गया ROH। अब क्या करा रहे हैं, हमको HI तो अधिक मात्रा में है ये है, फिर ROH को HI के साथ करा रहे हैं। अभी क्या हुआ, यहां से फिर H प्लस देगा आयन, समझ में आ रहा है, H प्लस देगा, ये ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जाके जैसे ही जुड़ गया तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान देना, यहां पर ROHH प्लस, O पर प्लस आ गया, अनस्टेबल कंपाउंड, देख लीजिए फिर से हम दिखा देते हैं, ROHH ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो है तोड़ के इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन अपना, आई R जो है I को लेकर बाहर निकल गया, तो ये जो कंपाउंड हमको बना, ये बना RI प्लस, यहां से कुछ निकला जल के रूप में H2O, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब R और R डैश को, चलिए इसको R डैश माने, तो ये R डैश हो गया, R और R डैश को HI एक्सेस मात्रा में लिए, तो सबसे पहले RI बना, और उसके बाद R डैश I बना, और जल निकला, कोई दिक्कत है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे बारी बारी से। चलिए यहाँ पर CH3O CH3, इसको हम करा रहे हैं एक्सेस मात्रा में HI के साथ, एक्सेस है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सेस, खाली HI लिखिएगा तो पहले ही वाला कंपाउंड खाली बनेगा एगो, अब ज्यादा नहीं अल्कोहल करने मानोगे इसमें। अब एक्सेस मात्रा में लिख रहे हैं, तो देखिए CH3I और CH3I दुगो है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3I प्लस CH3I प्लस कुछ निकलेगा वाटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2CH3I प्लस कुछ निकलेगा वाटर। अगर आपको मन है तो यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं, मन है तो यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 बार निकल रहा है आयोडीन, 2 बार हाइड्रोजन भी निकल रहा, क्या कोई दिक्कत है। चलिए और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल लेंगे तो CH3O CH2 CH3, इसको करा रहा है HI के साथ, मतलब एक्सेस मात्रा में HI है। अब एक्सेस में है HI, तो ध्यान देना, अब हाइड्रोजन यहाँ पर तो ऑक्सीजन से जाके जुड़वे करेगा, लेकिन बॉन्ड टूटेगा पहले कौन, तो हम बताए थे कि ध्यान देना है कि अगर ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो, दोनों एल्काइल ग्रुप कौन डिग्री हो, 1 डिग्री हो, जब 1 डिग्री रहेगी तो आयोडीन मतलब आयोडाइड उस कार्बन से जाके जुड़ेगी जो लेस हिंड्रेंस हो। अब लेस हिंड्रेंस कौन है, ध्यान देना, आयोडीन ग्रुप उसी से जाके जुड़ेगी जो लेस हिंड्रेंस हो।
तो लेस हिंड्रेंस तो एक कार्बन वाला, भीड़ कम है, क्राउडेड हो, कम क्राउडेड हो, तो यहाँ पर एक कार्बन वाला, तो आयोडीन फर्स्ट स्टेप में इससे जाके जोड़ेगी, मतलब CH3I। अब प्लस इधर जो अल्कोहल बन जाएगी फिर उसको HI के साथ करा देंगे, तो जल यहाँ पर कुछ आएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। देखिए अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है, तो R के जगह पर बच रहा है कुछ CH3 CH2, तो CH3CH2I, अब बाहर कुछ निकल जाएगा H2। समझ आ रही है? तो ये तो दो एग्जांपल लिए, तीसरा एग्जांपल और ले रहे हैं, ध्यान देनी है थोड़ी सी। चलिए तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं क्या? अब जो ले रहे हैं ये है कार्बन CH3, यहां पर है O, यहां पर CH3, इसको HI एक्सेस में करा रहे हैं रिएक्शन, HI को क्या ले रहे हैं? एक्सेस में। तो अब इसका थ्योरी को याद करिए, आपको मैंने बता दिया था कि अगर जो ईथर कंपाउंड में कोई एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हो, मतलब टर्शियरी हो, तो आयोडीन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जाके जुड़ती है। कारण SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले क्या करेगा? आयोडीन जाके 3 डिग्री से जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा क्या जी? आयोडीन। पहले तो टर्शियरी आयोडाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? फिर आगे जब रिएक्शन कराएंगे तो जल के रूप में तो निकल जाएगा बाहर, दूसरा कंपाउंड में आ जाएगा CH3H2O, यहाँ पर निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं, जो हम पढ़े हैं सबको यूज कर लेते हैं एक्सेस में। यहाँ पर है CH2, क्या ध्यान नहीं है? CH2OCH3। अब बताइए इसको HI के एक्सेस मात्रा में HI के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो इसको कराएंगे तो सबसे पहले क्या बताए थे कि बेंजाइल ग्रुप भी रहेगा, तो बेंजाइल का कार्बोकेटायन सबसे अधिक होती है, तो आयोडीन को है सबसे पहले बेंजाइल से जाके जोड़ेगी। अगर सेकेंड स्टेप में CH2 और I होगी, अब सेकेंड स्टेप में अगर मेथनॉल से HI को करवाए तब हमको CH3I बनेगा और लास्ट में H2O निकल जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। समझ में आ रहा है ना? चलिए एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल यहां पर करा रहे हैं एनिसोल को एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है। अब इसको हाइड्रोजन आयोडाइड जो है एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्सेस मात्रा में लेंगे तो क्या किए थे? अभी जो किए थे याद करना है कि ऐसे में हमको SN2 रिएक्शन काम किया था, ठीक है। अब SN2 जिसमें लेस हिंड्रेंस हो, तो लेस हिंड्रेंस तो इसी कार्बन के पास है, मतलब CH3I बना था, इधर फेनॉल बना था। क्या बना था? फेनॉल OH। अब बताओ OH को फिर HI के साथ रिएक्शन कराइएगा तो क्या रिएक्शन करेगा? नहीं करती है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी ये पर आ जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं करती है? तो ध्यान देना यहां पर जो है ये यहां पर ऑक्सीजन और लोन पेयर होने के कारण +M इफेक्ट का प्रभाव है, मेजोमेरिक इफेक्ट। अब +M का काम है इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर देना, ये ना कि टूटना, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर देगा, टूटेगा नहीं, तो टूटेगा तो फिर दिखते हो जाएगा। तो ये क्या करता है? अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन देती है तो और डबल बॉन्ड बढ़ता है, उधर तो हाइड्रोजन तोड़ भी नहीं सकते, समझे? तो ये जो आज हम पढ़े CO बॉन्ड क्लीवेज कि CO बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है, अब आपको पहले भी फिनॉल में बताए और हेलोएरिन में भी बताए थे कि एरोमेटिक कंपाउंड कम से कम एक रिएक्शन तो देती है। तो अब बेंजीन रिंग का कंपाउंड, बेंजीन रिंग का रिएक्शन पढ़ेंगे, तो इसको हाल ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब चलते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन रिंग।
तो कहने का मतलब है क्या कि एराइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के सापेक्ष में अभिक्रिया कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन रिएक्शन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ई प्लस सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब तो आपको पता है, ये है कि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। यही है, बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल को करेगा, अटैक करेगा। अब कोई अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग में तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर निकलेगा तब ना कोई आके अटैक करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं बेंजीन रिंग ईथर की बात करते हैं, तो हम लेते हैं यहां पे एनिसोल। चलिए एनिसोल नहीं, OR ग्रुप लेते हैं। चलिए ईथर तो हो गया, ये क्या हो गया? ईथर। अभी जो पहले भी मैंने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, अब वो पाई इलेक्ट्रॉन को करता है पूरे रिंग में घुलते रहता है, जिसके कारण सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होते हैं। पढ़े, फिनॉल में भी बात किए थे हमने। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट को प्रदर्शित करता है, मेजोमेरिक इफेक्ट। अब प्लस एम इफेक्ट का कार्य है रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। प्लस एम इफेक्ट का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट करना। अब जब बताइए, अगर पहले से तो इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये है। अब इलेक्ट्रॉन ये और दे देगा, ढकेल देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका और बढ़ जाएगा कि ना? बढ़ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे में आपको पोजीशन की बढ़ती। अब सब कार्बन का नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है आपको कि कहां कहां पर बढ़ेगा, तो रेजोनेंस के कारण होगा। अब रेजोनेंस करेंगे, जहां जहां पर आपको माइनस आ जाएगी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत है ना? है तो लिखिए, पहले एक पॉइंट यहां पर लिख देते हैं OR। चलिए एक पॉइंट लिखते हैं, OR ग्रुप increases electron density in benzene ring। अभी क्या बोले कि OR ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देती है। पहले से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ है, ज्यादा है बेंजीन का। अब इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो और ज्यादा बढ़ा देगा। तो लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दिया तो ऐसे में ये पोजीशन शो करता है। कौन शो करता है? पोजीशन। तो देखते हैं इसका रेजोनेंस कराकर पता लग जाएगी। तो ध्यान देनिए यहां पे, जैसे देखिए ये है ईथर। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर भागा, पाई बॉन्ड को करेगा, भागेगा। चलिए इस तरह का कंपाउंड आएगा, कंपाउंड बनेगा। चलिए ध्यान देना, यहां पर कुछ आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, यहां पर कुछ आ गया प्लस चार्ज, यहां पर आ गया निगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर भागेगा। चलिए आगे की ओर ये क्रिया होते रहा। देखिए अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर डबल बॉन्ड OR, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर निगेटिव, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ये इधर की ओर भागेगा। ये जो कंपाउंड बनेगा इस तरह का, देखिए यहां पर डबल बॉन्ड OR, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर हो गया क्या? डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अब यहां ध्यान देना है, ये इधर की ओर दिया तो ये इधर की ओर चल जाएगा, तो ये इधर आया तो यहां पर प्लस और माइनस कुछ हो गया कैंसिल। देखिए स्ट्रक्चर के वो आया। अभी ध्यान देना है,
थोड़ी सी बात, ये यहां दिया, ये यहां दिया, चलिए यहां दिया, यहां दिया, सॉरी यहां पर आइए, यहां पर डबल बॉन्ड कर ही दीजिए, यहां पर पहला, अब ये वाला देगा यहां पे तो ये दे देगा यहां पे। चलिए देखिए 5 को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया कि नहीं आया, देखिए यहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर आया होगा। देखिए ये स्ट्रक्चर में कोई अंतर है, 5 को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया। अब यहाँ पर देखें कि कहाँ कहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। पहले तो आपको पता था कि पूरे रिंग में ज्यादा है, लेकिन जब OR अपना इलेक्ट्रॉन दिया ढकेला रिंग में तो कहाँ कहाँ का बढ़ गया। ये देखिए ये है ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो, ये है पारा और ये है ऑर्थो, समझे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, अभी तो लिखे क्या कि OR ग्रुप जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देती है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि OR के कारण रिंग में, कौन रिंग में, बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, कुछ होता है बढ़ जाता है। तो इसी में अब हम रिएक्शन करवा सकते हैं, बहुत सारा रिएक्शन होगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, एसिटिलीकरण, एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये सब जो हम ध्यान देंगे इसी पे होगा कि मतलब अगर किसी भी ग्रुप को जोड़ना है तो वो ग्रुप, जैसे हम फिनॉल में बात किए थे कि ऑर्थो और पारा से आके जुड़ा था, उसी तरह यहाँ भी कोई चीज जुड़ेगा ऑर्थो और पारा से। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी जल्दी। चलिए अब बेंजीन रिंग का रिएक्शन है, हम आपको बताया कि ऑर्थो और पारा इन पोजीशन देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले करा रहे हैं हैलोजिनेशन, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोजिनेशन में Br2 के ब्रोमीकरण कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। हाइड्रोजनीकरण में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रोमीन, तब ब्रोमीकरण कराते हैं। तो ब्रोमीकरण कराते हैं तब Br2 लिए हैं, इसमें जो हमको आके जुड़ेगा ऑर्थो और पारा पर, वो प्लस वाला जुड़ेगा, माइनस वाला नहीं। माइनस वाला क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको लेकर बाहर निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमको बनेगा वो देखिए प्रोडक्ट इस तरह का, जैसे यहाँ पर है OCH3 तो एक बार बनेगा CH3, ध्यान देना, एक बार पारा पर और एक बार बनेगा ऑर्थो पर। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट, क्या बोले थे अभी कि ऑर्थो और पारा पोजीशन ही देती है, तो ये इस तरह का प्रोडक्ट। यहाँ ध्यान देना है Br है, यहाँ भी Br है, Br हमको जुड़ा है इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में कुछ आया Br। देखिए Br जब ये को तोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, प्लस वाला जाके जुड़ जाएगा, माइनस वाला कुछ होगा, जहां पर जाके जुड़ेगा सब जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां से निकलेगा और ब्रोमीन माइनस वाला को लेके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये है मेजर प्रोडक्ट, मेजर, ये है माइनर। मेजर क्या हुआ, डिस्टेंस दूरी होने के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिखाएगा पारा ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम लिखाएगा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। उसी तरह से अब यहाँ पर कंसंट्रेशन HNO3 के साथ कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है नाइट्रेशन। इसमें आके जो जुड़ती है NO2+। अब ऑर्थो और पारा पर जोड़िए, अब ऑर्थो और पारा पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा OCH3, यहाँ पर हो जाएगा NO2, तब मेजर प्रोडक्ट हुआ। ये दूसरा प्रोडक्ट जो हमको देगा, यहाँ पर हो जाएगा OCH3, यहाँ पर हो जाएगा NO2, तब माइनर प्रोडक्ट हुआ। इसका नाम भी लिखिएगा तो पारा नाइट्रो एनिसोल और ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। समझ में आ रही है ना। चलिए तीसरा है फ्रीडल-क्राफ्ट, चौथा भी है फ्रीडल-क्राफ्ट। तो एक फ्रीडल-क्राफ्ट होती है एल्काइलेशन में, दूसरा होती है एसाइलेशन में, मतलब एल्किलीकरण और एसिलीकरण फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तो इसमें अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें CH3+ आकर जुड़ेगी। इलेक्ट्रोफाइल का काम, कहा कि I- जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह करती है,
तो आई माइनस आई जो है हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान ना, एक बार आके जुड़ेगा पारा पर, तो यहाँ पर हो जाएगा OCH3, तो एक बार CH3 यहाँ पे ऑर्थो पारा पे, और दूसरा बार CH3 ऑर्थो पे। समझ में आ रही है ना, कहाँ हो जाएगी, ऑर्थो पे। तो इसका नाम हो जाएगा पारा मेथाइल एनिसोल और ऑर्थो मेथाइल एनिसोल। ध्यान देना, एक नाम लिख देते हैं, पारा मेथाइल एनिसोल, इसका नाम ऑर्थोमेथाइल एनिसोल। जबकि इसका फ्रीडल क्राफ्ट की बात करते हैं, एसाइलेशन की, तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ये लेके बाहर निकल जाएगी, यहाँ पर प्लस बच जाएगी। तो यहाँ पर जो आके जुड़ेगी CH3CO और O यहाँ पर प्लस, ये कंपाउंड। अब ये कंपाउंड आके जुड़ा तो देखो इस तरह का कंपाउंड होगा। ध्यान देना, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर हो जाएगा CO, यहाँ पर CH3। देखियो कीटोन की तरह काम किया कि नहीं। तो ये है एसीटोफिनोन, ये क्या है, एसीटोफिनोन। तो जब एसीटोफिनोन है तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका नाम पहले आएगा, तो ये साइड चेन में इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा कौन सी, मेथॉक्सी, पारा मेथॉक्सी। ये तो मेजर प्रोडक्ट हुआ। माइनर प्रोडक्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए OCH3, अब यहाँ पर आ जाएगा COCH3। स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है, प्रियोरिटी ऑर्डर में इसका ज्यादा, इसका कम है, तो इसका साइड चेन में लेंगे, तो ये इसका नाम ए का लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्थोमेथॉक्सी। इसका नाम है पूरा का एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। बताइए जब इस तरह का रिएक्शन आएगा तो आसान रिएक्शन है कि नहीं। एक रिएक्शन पूछ ही देता है हर एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। तो आज का क्लास जो हुआ अल्कोहल फिनॉल ईथर के थ्योरी को खत्म कर दिया। इस लॉकडाउन की अवधि में एक चैप्टर को तो मैंने खत्म कर दिया, और ये चैप्टर में लगभग अभी तक थ्योरी में लगभग 28 लेक्चर ही होंगे। बाकी एक लेक्चर नेक्स्ट क्लास जो देंगे वो रहेगा क्वेश्चन आंसर, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, बोलते हैं क्या, कमेंट करते हैं क्या कि सर आप पढ़ाते हैं जो समझ में तो आ जाती है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो ये तो पहले ही मैंने बता चुका हूं कि इसका रिवीजन की जरूरत है। जब तक उसको रिवीजन नहीं करिएगा आप भूल ही जाइएगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। बार बार देखिए, 2-3 बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 2-3 बार देखिए, कॉपी पेन लीजिए, उसको रफ करते रहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। उसके बाद फिर आता है क्या कि सर थ्योरी तो समझ में आ ही गई लेकिन क्वेश्चन नहीं बनती है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका कल मैं बताऊंगा। पूरा एनसीईआरटी तो मैं नहीं बना दूंगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मैं उससे निकाल कर लाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप लोग बनाइएगा। जो नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक दिन एब्जॉर्ब करके टोटल क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। तो न्यू स्टूडेंट के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल से मेरे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको देते रहे। मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करिएगा। चलिए, जब ये चैप्टर खत्म हो ही गई तो नेक्स्ट जो लेकर आएंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे नहीं हटना, आगे की ओर बढ़ते रहना। तो संडे का क्लास मैंने तो नहीं दिया, संडे एक दिन मैं छुट्टी रखूंगा। इसी कारण ये मंडे का क्लास है। तो अब यहां पर ध्यान देना है क्या कि जैसे ही ये वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो नोट्स क्लियर करते रहिएगा और उसको समझते भी रहिएगा। आपको ऑर्गेनिक अगर सीखनी है तो ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम नहीं है, 2 चैप्टर मेन रूप से है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एमीन बचा है, तो वो भी लॉकडाउन की अवधि में खत्म ही कर दूंगा। बाकी आएंगे क्लास में तो फिजिकल लेकर आएंगे, और जब टाइम मिलेगी तो फिजिकल यूट्यूब में भी दूंगा, इनऑर्गेनिक दूंगा, बहुत सारा भी है पढ़ने के लिए। और लड़कों को मैं बता भी रहा हूँ कि ऑर्गेनिक को छोटा ऐसे ही मत समझिए,
पढ़ने वालों के लिए कम है और नहीं पढ़ने के वाले के लिए ज़्यादा है। टीचर लोग तो ऊपर ऊपर पढ़ा के बच्चों को तनी सुन दिमाग में दे देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। अगर थोड़ा सा दिमाग में लीजिएगा तो ऑर्गेनिक गायब हो जाएगा, आपको रटना नहीं ऑर्गेनिक। और टीचर लोग से भी अनुरोध है कि अगर मेरी वीडियो उनके पास पहुंच रही है तो लड़कों को मेरा 2 कॉपी नहीं दे। वो अपना कुछ ज्ञान बिखेर कर ही दे। और बहुत सारे टीचर अभी हैं क्या कि जिनको लग रही है कि हम वीडियो दे देंगे तो मेरा टैक्टिस को पकड़ लेगी, तो ऐसा कोई कुछ नहीं होती है। अगर उनको अभी भी दिखाना है अपना मेरिट तो वो बच्चों के साथ दिखा भी सकते हैं। चलिए आज का क्लास नहीं, बाय।